ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आज़ादी। हेलो दोस्तों, मैं इंजीनियर शिव कुमार सर। आज आपको एंजॉय विद आरसी सिंह चैनल पर आवेश के बारे में बताऊंगा, उसकी घटनाओं के बारे में समझाऊंगा। अगर आपको वीडियो पसंद हो तो लाइक करिए और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। तब आते हैं टॉपिक पे, आते हैं चार्ज। मीनिंग तो बहुत छोटी होगी, चार्ज, और हिंदी में इसको कहते हैं आवेश। देखो दोस्तों, आवेश का मतलब होता है कि किन्हीं सूक्ष्म वस्तुओं, मतलब सूक्ष्म मतलब इतनी भारी भरकम वस्तु नहीं, सूक्ष्म वस्तुओं को जो एक आकर्षण बल से अपनी ओर खींचता है, उसे हम क्या कहते हैं? आवेश कहते हैं। तो सबसे पहले हम आपको आवेश की परिकल्पना के बारे में बताता हूं। देखिए, एक यूनानी वैज्ञानिक है, ये यूनानी थे, दार्शनिक इनको कहा जाता था। इन्होंने लगभग 2500 वर्ष पहले, इन्होंने 2500 वर्ष पहले एक अंबर के टुकड़े को लेकर उसमें इन्होंने देखा था, और इन्होंने बताया था कि उसकी गर्माहट से अगर उसको रगड़ा जाए, रगड़ने से उसके गर्माहट से किन्हीं जो सूक्ष्म वस्तुओं को अपनी ओर केंद्रित करता है, मतलब उसमें एक आकर्षण बल आ जाता है रगड़ने से, जो सूक्ष्म वस्तुओं को अपनी ओर खींचता है। जैसे छोटे छोटे कागज के टुकड़े ले लीजिए, उसके द्वारा ये क्या करता है? अपनी ओर आकर्षित करता है। लेकिन पूरी तरह से इन्होंने नहीं बताया कि ये आवेश ही है, पूरी तरह से कंफर्म नहीं कराया कि आवेश ही है। उसके बाद फिर आए दूसरे वैज्ञानिक, इनका नाम था फ्रैंकलिन आए 1600 ईस्वी में, इनका नाम था फ्रैंकलिन। ये 1600 वर्ष सन 1600 में आए थे। तो इन्होंने बताया कि अगर हम रेशम के कपड़े को कांच से रगड़े, अगर रेशम के कपड़े को कांच से रगड़ते हैं तो उसमें क्या होता है? एक आकर्षण बल क्रिएट होता है। जो आकर्षण बल होता है वो सूक्ष्म पदार्थों को अपनी ओर खींचता है। इन्होंने पूरी तरह से समझाया कि इस तरह से आवेश निकलता है। तो इन्होंने ही बताया था कि आवेश इस तरह से होता है। तो उसके बाद आए अमेरिकी वैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया फिर कि आवेश क्या होता है, किस तरह से होता है। आइए जानते हैं इसके बारे में। तो ये थे तो वैज्ञानिक जो स्टार्टिंग में खोज किए थे। अब आते हैं आवेश। तो हम कह सकते हैं कि आवेश वह होता है, वह आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल होता है जो सूक्ष्म वस्तुओं को अपनी ओर खींचता है या उसको प्रतिकर्षित करता है। इसी को हम क्या कहते हैं? आवेश कहते हैं। तो आवेश के द्वारा क्या क्या होता है ये देखते हैं। देखो, आवेश जैसे अगर मान लीजिए कंडक्टर, ये क्या है? कंडक्टर, जिसको हम वायर कहते हैं या तार कहते हैं। कंडक्टर के अंदर वायर यानी तार पे, कंडक्टर का मतलब होता है चालक। चालक के अंदर क्या होता है? यही आवेश होता है। चालक के अंदर यही आवेश होता है जो विद्युत के प्रवाह का कारण होता है। यही आवेश होता है जो विद्युत के प्रवाह का कारण होता है। तो हम कह सकते हैं कि प्रत्येक वस्तु में आवेश होता है। आवेश प्रत्येक वस्तु में होता है, परंतु दो प्रकार का होता है, जिसको हम एक कहते हैं धनावेश और एक ऋण आवेश। धनावेश क्या करता है? अपने अंदर उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को क्या करता है? त्यागता है, मतलब एक वस्तु से दूसरे वस्तु में दे देता है। और जो ऋण आवेश होता है वो क्या करता है?
अपने अंदर ग्रहण कर लेता है। इसी को हम कहते हैं कि आवेश दो प्रकार का होता है। अर्थात फिर पुराने टॉपिक पे आते हैं, अगर हम रेशम के कपड़े को कांच से रगड़ें तो इसका मतलब है जो रेशम का कपड़ा है उसमें क्या होगा, धन आवेश होगा। क्या होगा, धन आवेश होगा। जब हम रगड़ते हैं तो कांच की छड़ क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। इसका मतलब कि रेशम के कपड़े से आवेश निकल के किस में आ रहा है, कांच में आ जा रहा है। अब कांच की जो छड़ होगी, अगर हम छोटे छोटे कागज के टुकड़े ले लें, उसमें इस तरह से छुआए तो वो अपनी ओर उसको क्या करेगा, केंद्रित करेगा। इससे हम स्पष्ट कर सकते हैं ना कि उसमें बल है। भाई बल होगा तभी खींच रहा है, बिना बल के तो खींच नहीं सकता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि उसमें आकर्षण बल है। तो इसीलिए हम कहते हैं यहाँ पर कि जो एक चालक होता है, चालक में आवेश होता है, तो आवेश पहले से ही विद्यमान रहता है, मतलब मूवमेंट में रहता है। तो जैसे ही इसको हम सप्लाई से जोड़ देते हैं, उसका मूवमेंट तेज हो जाता है और माइक्रो सेकंड में हमारे घर तक बिजली प्राप्त हो जाती है। तो यही आवेश है, इसी आवेश के कारण ऐसा होता है। अब आगे देखते हैं, तो आवेश में क्या होता है, देखिए, तो जो आवेश होता है धनावेशित होता है और ऋणावेशित होता है। मतलब कह सकते हैं धनावेश और ऋणावेश, ये दो टाइप्स हो गया, धनात्मक और ऋणात्मक। तो यहां से जो निकल के आता है इस तरह से कह सकते हैं। अब कहा जाए थ्योरी के अनुसार इलेक्ट्रॉन आया कहां से, तो आपने जाहिर सी बात है अगर केमिस्ट्री पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि इलेक्ट्रॉन होता कहां है, उसमें आवेश कैसे आता है। तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, एक परमाणु है। ये क्या है, परमाणु की संरचना है, इसको हम परमाणु बोल सकते हैं। तो देखिए इसमें परमाणु क्या होता है, सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। परमाणु सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। तो इसके अंदर एक नाभिक होता है, न्यूक्लियस। देखिए न्यूक्लियस होता है, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का मतलब नाभिक। और इसके बाहर एक कक्षाएं हैं, इसको हम क्या कह सकते हैं, कक्षाएं भी कह सकते हैं। इसी में कक्ष भी होता है, ठीक है, कक्षाएं भी है और कक्ष भी इसी में होता है। अब यहीं से पता चलता है। अब इसके देखिए जो कक्ष होता है इसमें क्या होता है, कक्ष में हमारा होता है इलेक्ट्रॉन। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। नाभिक में जो होते हैं दो प्रकार के छोटे सूक्ष्म कण होते हैं, जिसको हम कहते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। ये दो चीज होते हैं। तो यहीं से निकल के आया। तो अब भाई नाभिक के बारे में बताया किसने, भाई अब आवेश में पढ़ रहे हैं तो हमको पूरी जानकारी भी होना चाहिए, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं। देखिए कि अब नाभिक की खोज कैसे हुई। देखिए रदरफोर्ड कर रहे थे किसी और चीज की खोज, लेकिन उन्होंने जो गोल्डन प्लेट लिया था, उन्होंने जब उस पर क्या किया, जब यहां से बमबारी कराई, आवेश की बमबारी कराई, तो उन्होंने देखा कि कुछ कण उस चद्दर को छेद कर निकल जा रहे थे, आर पार हो जा रहे थे। अब कुछ क्या कर रहे थे, कुछ दिशा में जाके वापस, सपोज करिए कि मान लीजिए इस तरह से है और कुछ ऐसे जा रहे थे, ऐसे सीधे सी रेखा में निकल जा रहे थे ऐसे। अब कुछ ऐसे जा रहे थे, इसी यहाँ से लौट जा रहे थे, कुछ ऐसे जाके ऐसे टर्न हो जा रहे थे, कुछ जाके ऐसे टर्न हो जा रहे थे। इससे उन्हें पता चला कि बीच में कोई ऐसा एक चार्ज है, एक ऐसा चार्ज है जो इसको क्या कर रहा है, अपने केंद्र से दूर भगा रहा है। तो उन्होंने ही बताया कि ये क्या है, इसको हम कह सकते हैं नाभिक। ठीक है, तो नाभिक का मतलब वो होता है कि जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन उपस्थित होता है, उसे नाभिक कहते हैं। या हम कह सकते हैं कि परमाणु का वह सूक्ष्मतम भाग, परमाणु का वह सूक्ष्मतम भाग जिसमें समस्त धनावेश और टोटल इसका द्रव्यमान केंद्रित होता है, उसे हम नाभिक कह सकते हैं, ऐसे भी कह सकते हैं। तो यहीं से पता चला कि अब चार्ज की बात आए तो आपका देखिए प्रोटॉन का मतलब होता है भाई इसमें आवेश तो होना ही है, क्योंकि इसके अंदर धन है, तो धन आवेश इसमें होगा, प्रोटॉन पे होगा। न्यूट्रॉन का मतलब पहले से न्यू का मतलब न्यूट्रल का मतलब समझ गया कि न्यूट्रल का मतलब जिसमें कोई आवेश ना हो, जिसके अंदर सक्रियता ना हो, उसे हम क्या कहते हैं, न्यूट्रॉन। और
इलेक्ट्रॉन पे ऋण आवेश होता है। तो हम कह सकते हैं अब यहाँ पे दो प्रकार का आवेश मिला है, धन और एक ऋण मिल गए, यहीं से निकला है। आवेश इस तरह से होता है। अब आते हैं कि किस तरह से आगे इसका वर्क है। देखा जाए तो इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी है उसके अनुसार तो इन्होंने बताया गया है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है किसी पदार्थ का, वो जो खुद का इलेक्ट्रॉन, जैसे किसी पदार्थ का इलेक्ट्रॉन है दूसरे पदार्थ के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। पूर्ण गुणज का मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रॉन कभी भी भिन्नात्मक नहीं हो सकता है, डेसिमल में नहीं हो सकता है कि 2.5 करके इस तरह से हो। इसको हम कहते हैं क्वांटम थ्योरी। तो Q बराबर हम लिख सकते हैं प्लस माइनस से नहीं होता है, क्वांटम थ्योरी है जहां यह क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, ये इलेक्ट्रॉन का आवेश है। तो इससे ये पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन कभी भी भिन्नात्मक नहीं होगा, डेसिमल में नहीं होगा। मतलब इसका मतलब ही हुआ कि भिन्नात्मक बन जाएगा, इस तरह से नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या हुआ कि ये पूर्ण गुणज होता है। क्या होता है? पूर्ण गुणज। इसका मतलब पूर्ण गुणज से आप ये समझिए कि जो मान इसका हम रखेंगे 1 2 3 4 5 इस तरह से कर एक पूर्ण संख्या रखेंगे, जिससे हमको स्पष्ट हो जाएगा कि इसका मान आसानी से निकाल सकते हैं। इसी को हम क्वांटम थ्योरी भी कह सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की। अब इलेक्ट्रॉन के द्वारा क्या होता है, इसी तरह है हमारे जो कूलॉम सर ने बताया था बिंदु आवेशों के बारे में। उन्होंने क्या बताया कि बिंदु आवेशों के बारे में बताया। ये आपके बिंदु आवेश है Q1 Q2 मान लीजिए और इसके बीच की दूरी कुछ ले लीजिए आप, और इस पे एक बल लगता है जिसको हम कह सकते हैं। उन्होंने बताया कि अगर दो बिंदु आवेश लिया जाए, पहला Q1 और Q2 और उसके बीच की दूरी R, तो उन्होंने बताया कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण होता है जो इन आवेशों के समानुपाती होता है। और यही बल इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इन्होंने बताया कि अगर आप लिखना चाहें तो यह प्रोपोर्शनल क्या होता है, आपका Q1 Q2 होता है, और यह प्रोपोर्शनल होता है 1/r² भी होता है। अगर दोनों को ऐड कर दिया जाए तो Q1 Q2/r² निकल के आता है। और यहाँ से अगर इसको, जब आपको पता ही होगा कि कोई भी अगर प्रोपोर्शनल हटता है तो एक कांस्टेंट वैल्यू आती है, तो यहाँ पे जो कांस्टेंट वैल्यू है ये एक प्रकार से बल है, इसको हम बल भी कह सकते हैं। तो इसको क्या किससे डिनोट करते हैं, 1/4πε0 Q1 Q2/r²। तो ये निकल के आता है दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल निकल के आता है। तो ये है कूलॉम का नियम, इसी से हम डिनोट कर सकते हैं, आसानी से बता सकते हैं कि कूलॉम का नियम सिर्फ बिंदु आवेशों के लिए ही है, मतलब बिंदु आवेशों के लिए है और अधिकतम दूरी के लिए है, सूक्ष्म दूरी के लिए है। तो इसी के लिए ये नियम फॉलो करता है। तो आवेश ही एक ऐसा चीज है भाई, आवेश एक ऐसा थिंग्स है जिसके द्वारा बहुत सारे कार्य होते हैं। जैसे कह दिया जाए कि आवेश के कारण ही बिजली क्रिएट होती है। जिस चालक में आवेश नहीं होता है उसमें बिजली क्रिएट नहीं होती। इसका मतलब क्या होता है, अगर एक ईंट ले लिया जाए तो आप कह सकते हो ईंट क्या है, कुचालक है। क्या है? कुचालक है। कुचालक का मतलब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। लेकिन हम यह कह सकते हैं जितने मात्रा में इसमें धन आवेश है उतने ही मात्रा में ऋण आवेश भी होगा। भाई जितना धन आवेश होगा उतना ऋण आवेश होगा। जो एक दूसरे, भाई आपको ये भी पता है कि धन आवेश ऋण आवेश जब दोनों एक दूसरे के समीप उतने ही मात्रा में है तो एक दूसरे को खत्म कर देंगे। जब एक दूसरे को खत्म कर देंगे तब ये क्या हो जाएगा, आपका न्यूट्रल बन जाएगा। क्या हो जाएगा? न्यूट्रल।
अर्थात इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती है। तो हम कह सकते हैं कि ईंट क्या है, कुछ चालक पदार्थ है जिसमें समान धनावेश और ऋणावेश दोनों आपस में बराबर होता है, ये नहीं कहेंगे कि इसमें आवेश होता ही नहीं, होता है लेकिन बराबर मात्रा में होता है, जिसके कारण से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। और हम ये भी कह सकते हैं कि जिसमें आवेश होगा उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगा, और जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगी उसमें आवेश होगा, ये भी हम कह सकते हैं। इसी तरह आगे चलते हैं, यहां देखेंगे हम कि अगर विद्युत क्षेत्र की बात करें, भाई विद्युत क्षेत्र क्या होता है, आवेश के कारण क्रिएट होता है, आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र क्रिएट होता है। लेकिन हम यहां देखेंगे विद्युत क्षेत्र होता कैसे। मान लीजिए कि ये सर्कल है, भाई ये सर्कल है, इसमें मान लो आवेश है इस तरह से, ठीक, और ये एक प्रकार से अलग से है, देख सकते हैं एग्जांपल के तौर पर। तो हम कह सकते हैं वह आप मतलब ऐसा कह सकते हैं कि वह क्षेत्र जिसमें हम आवेश का अनुभव करते हैं, ठीक है, जिसमें हम आवेश का अनुभव करते हैं, किसी दूसरे आवेश का भी अनुभव करते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, विद्युत क्षेत्र होता है, ठीक है। बाह्य आवेश, अब यहां आप कह सकते हैं कि मान लीजिए इधर है, इधर एक बाहरी आवेश है, तो ये क्या करता है, इस आवेश और ये इसके मध्य में क्या है, ये एक खाली स्थान मान लीजिए, तो भाई एक आवेश यहाँ है, एक आवेश यहाँ है, तो इन दोनों के बीच में क्या है, ये गैप है, ये इतना गैप है। तो गैप का मतलब ये है कि भाई वह क्षेत्र, इन्हीं दो आवेशों के बीच का वह क्षेत्र जहां हम विद्युत का अनुभव करते हैं, यानी जहां आवेश का अनुभव करते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, विद्युत क्षेत्र कहेंगे। तो भाई एक आवेश है, एक है, इसके बीच में जो क्षेत्र है इसी को हम विद्युत क्षेत्र बोल सकते हैं, आसानी से बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये हो गया विद्युत क्षेत्र। अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करें इसमें, तो आपका E बराबर क्या होता है, Q नॉट अपान F अपान क्या होता है, Q नॉट। अगर इसकी डिफिनेशन दी जाए तो किस तरह से देंगे, ये क्या है, धन परीक्षण आवेश है, क्या है, धन परीक्षण आवेश। तो हम कह सकते हैं विद्युत क्षेत्र में धन परीक्षण आवेश तथा धन परीक्षण आवेश पे लगने वाले बल, धन परीक्षण आवेश तथा धन परीक्षण पे लगने वाले बल और धन परीक्षण आवेश के अनुपात को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। आसानी से आप निकाल सकते हैं इस तरह से। अगर कह दिया जाए कि कोई गतिमान है, कोई कण गतिमान है, उस पर विद्युत क्षेत्र निकालना है, तब किस तरह निकालेंगे, ये इस तरह निकाल सकते हैं, क्योंकि हमको पता है कि गतिमान आवेश से किस तरह निकाला जा सकता है। देखिए, चूंकि हम जानते हैं कि F बराबर हमारा क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान r स्क्वायर होता है। लेकिन अगर गतिमान आवेश इस तरह से मान लिया जाए कि यहाँ पे मान लीजिए Q0 है, यहाँ पे Q है, भाई डिफरेंट है दोनों, तो हम यहाँ F के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0 और Q अपान r स्क्वायर लिख सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि वहां पे E बराबर आपका क्या है, F अपान Q नॉट। तो अगर F की वैल्यू यहाँ पे रख दिया जाए, r स्क्वायर आप देख रहे हैं पूरे के बटे Q नॉट है, तो ये इससे कट जाएगा। तो E की वैल्यू जो आपकी निकल के आ रही है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान r स्क्वायर। तो हम इसको कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, न्यूटन प्रति कूलम कह सकते हैं ना, कि किसी गतिमान कण पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस तरह से निकाल सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं। अब और आगे चलते हैं कि आवेश के बारे में और भी आपको मैं बताऊंगा। आवेश को देखा जाए तो आपको पता है कि भाई जिस चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, आवेश के कारण ही प्रवाहित होती है। तो आप यहां से देखा जाए तो जो केसीएल आपका लागू होता है, जिसको हम कहते हैं एक प्रकार से जो है
का नियम भी कहते हैं। तो जितने भी आपकी जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट हो या विद्युत सर्किट हो, इन सब में आवेश का बहुत बड़ा महत्व होता है। बिना आवेश के ये सब नहीं हो सकता है। तो आवेश आपको पता चल गया कि आवेश आपका क्या होता है, एक प्रकार का बल होता है जो सूक्ष्म कणों को अपनी ओर आकर्षित करता है। आवेश दो प्रकार का होता है, एक धन आवेश, एक ऋण आवेश। अब यहाँ देखिए, अगर हम एक में धन आवेश है, दूसरे में धन आवेश है, तो आप जाहिर सी बात देख रहे हैं, तो यहाँ से आपकी एक थ्योरी निकल के आती है कि जो आवेश होता है अगर दोनों एक ही जैसे हो तो एक दूसरे को डिसअट्रैक्ट करें, मतलब प्रतिकर्षित करेंगे, ये एक दूसरे से दूर भागेंगे। इस तरह से भागेंगे एक दूसरे से दूर। लेकिन अगर यहीं पे एक धन हो, एक ऋण आवेश हो, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, मतलब इस तरह से। यहां आपको पता चल गया होगा कि अगर समान आवेश होते एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, अगर विपरीत आवेश होते एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। यहां से आप जान सकते हैं कि अगर भाई आकर्षित और प्रतिकर्षित की बात आती है तो यहाँ बल लगता है। भाई किसी चीज को हमको ठेलना है अपने से दूर, तो उस पर बल लगाना ही पड़ेगा, जाहिर सी बात है। बिना बल लगाए हम उसको ठेल नहीं सकते हैं। तब यहाँ बात आती है कि एक आवेश दूसरे आवेश को कितने बल से फेंकता है, तो वो हम देखेंगे। देखिए, अगर यहाँ मान लिया जाए कि यह बराबर आपका है 1/4πε0 Q1 Q2 अपान r², इस तरह से। अगर यहाँ मान लिया जाए Q1 Q2 बराबर 1 कूलम मान लिया जाए, ठीक है, R बराबर मान लिया जाए 1 मीटर, ठीक है, और यह बराबर भी मान लिया जाए 1 न्यूटन, या कितने बल से ये करेगा। तो 1/4πε0 की वैल्यू जो होती है 9.0 होता है, ठीक है, इतना होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, ठीक है, इस तरह से होता है। तो हम कह सकते हैं कि किसी आवेश में, मतलब किसी धन परीक्षण आवेश में उतने ही परिमाण का एक दूसरा आवेश यदि 1 मीटर दूरी पर रख दिया जाए, 1 मीटर दूरी पर रख दिया जाए, तो वो उसे 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर के बल से ढकेलता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कितने बल से प्रतिकर्षित करता है, तो आप बताएंगे कि 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर के बल से इतने न्यूटन बल से ढकेलेगा, क्योंकि ये तो इसका मात्रक है कि यहां से निकल के जब आएगा सारे वैल्यू में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो यहाँ कितना आएगा, इतना आएगा, यहाँ 1 × 1 आएगा, तो पूरा निकल के कितना आया 9 इतना करके आएगा, इतना न्यूटन। तो आप कह सकते हो कि किसी भी कोई भी एक आवेश अपने परिमाण के बराबर दूसरे आवेश को इतने ही बल से आकर्षित भी करेगा, इतने ही बल से प्रतिकर्षित भी करेगा। तो इस तरह से आप कह सकते हैं। देखिए, आवेश जो होता है वो इसी तरह होता है कि भाई धन अगर समान परिमाण में समान है, धन है, तो इतने बल से वो क्या करेगा, उसको प्रतिकर्षित करेगा, और एक धन है, एक ऋण है, इतने बल से आकर्षित भी करेगा। तो ये है आवेश आपका। तो यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करिएगा और शेयर जरूर करिएगा। अगली वीडियो मैं आपको किरचॉफ लॉ के बारे में बताऊंगा, जल्द ही वीडियो रिलीज होगी।